अच्छा जी, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका BRCA1 जीन है जो कि कैंसर में वाला है, ये क्रोमोसोम नंबर 17 के 21 पोजीशन पे होती है। ये ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर बहुत ज़्यादा कॉज करा रही होती है इनहेरिटेड केसेस में, और BRCA1 सबसे कॉमन म्यूटेशन होती है इनहेरिटेड केस में। आपको पता है कि BRCA1 से जो पैटर्न होता है ना, वो ट्रिपल नेगेटिव वाला HER2 ER2 और PR नेगेटिव वाला होता है, ठीक है। HER2 नहीं, ER2 नहीं होता, ER नेगेटिव, ठीक है। और ये प्रोस्टेट में भी मैन में भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है। जो BRCA2 होती है वो क्रोमोसोम नंबर 13 के 12.3 रीजन पे होती है। अनदर DNA रिपेयर जीन होती है, ये भी ब्रेस्ट और ओवरी में हाई इंसिडेंस में जीन होती है, ये मैन में प्रोस्टेट कॉज होती है। इसके अलावा P23 जो TP53 होती है ना, वो भी आपके पास क्रोमोसोम 17 पे होती है, और ये 40% स्पोरेडिक केसेस में ही होती है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने कि जो फेमिनियल ब्रेस्ट कैंसर पर सबसे ज़्यादा BRCA1 की वजह से होता है स्पोरेडिक, और जो प्राइमरी कैंसर है वो P53 की वजह से, ओवरऑल भी आपके पास यहाँ पे इसी की वजह से सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी बता दिया कि आपके पास जो कैंसर होता है ना, वो आपके पास सबसे ज़्यादा जो होता है वो लेफ्ट वेस्ट में होता है, और लेफ्ट वेस्ट में भी आपके पास अपर आउटर क्वाड्रेंट में जो है ना, वो यहाँ पे आपके जो है वो 50% हो रहे होते हैं, और 20% सेंटर में हो रहे होते हैं, 4% जो है ना वो बायलैटरली की तरफ जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे होता ही है कि जैसे लेफ्ट अपर आउटर कॉर्नर में 50% हो रहे होते हैं, और क्योंकि सेंट्रल 20% होता है, और बाकी जितने भी है ना उनमें यहाँ पे 10% इक्वल चांस है डेवलप करने का कैंसर, ठीक है। ये हमने बता दिया। उसके बाद जो हम चलते हैं यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होते कितना के, तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये इन्वेसिव हो सकते हैं या नॉन इन्वेसिव हो सकते हैं, या नॉन इन्वेसिव हो सकते हैं। नॉन इन्वेसिव को यहाँ पे इन सीटू कहते हैं, जहाँ पे अभी तक आपकी जो बेस मेम्ब्रेन है वो अभी इंक्रोच नहीं की गई। मैं आके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी बेस मेम्ब्रेन की इंक्रोच नहीं हुई, वो भी हो सकता है आगे से लोबुलर या ठीक है, लोबुलर होते हैं या डक्टल होते हैं, लोबुलर या डक्टल होते हैं, ठीक है। लोबुलर या डक्टल हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं इन्वेसिव, और या तो ये हो सकते हैं नॉन इन्वेसिव, ठीक है। नॉन इन्वेसिव, जो नॉन इन्वेसिव होते हैं उनको हम यहाँ पे इन सीटू भी कहते हैं, इन सीटू भी कहते हैं। ये हो सकते हैं आपके पास डक्टल या लोबुलर, डक्टल हो सकते हैं या फिर लोबुलर हो सकते हैं, और ये इन्वेसिव भी हो सकता है आपके पास यहाँ पे डक्टल या फिर जो है ना वो लोबुलर हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पे नॉन इन्वेसिव होते हैं उनको यहाँ पे कहेंगे डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, ये हो गए लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू, DCIS LCIS, और ये वाले होते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा और इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, ठीक है। और भी कुछ टाइप्स होती हैं जो इन्वेसिव होती है ना, वो और भी तरह के होते हैं। इन्वेसिव कैन ऑल्सो भी, अच्छा यहाँ पे जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स, मेनली 70 to 80% यही होता है। इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा 10 to 15% होता है। फिर एक होता है कार्सिनोमा विद मेडुलरी फीचर, एक होता है आपका म्यूसिनस कार्सिनोमा जिसको कोलोइड कार्सिनोमा भी कहते हैं, एक होता है ट्यूबुलर कार्सिनोमा, म्यूसिनस और ट्यूबुलर कार्सिनोमा 5% होता है। कुछ और भी टाइप्स होती हैं। अब ये आप देखो, ये आपका होता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, यहाँ पे आपको डक्ट नजर आता है, ये आपको लोबुलर नजर आता है। मेन जो डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ, जो होता है ना इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है ये यहाँ पे डक्टल कार्सिनोमा, हाँ इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे डक्ट है और ये आपके पास लोब्यूल है, ठीक है। सेल इतने ज़्यादा आपके पास यहाँ पे डक्ट में भी ग्रो करते हैं, और सेल बहुत ज़्यादा आपके लोब्यूल में भी ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोब्यूल में इतने ज़्यादा सेल ग्रो करते हैं, इतने ज़्यादा सेल ग्रो करते हैं, बाहर से स्टोमा का भी प्रेशर होता है कि आपके पास पूरी की पूरी वो डक्ट अलॉन्ग विद द लोब्यूल इस तरह से रह जाती है कि आपके पास जैसे कोई जो है ना वो आपके पास जो लोब्यूल होती है वो भी डक्ट की अपीयरेंस रहती है, तो लोब्यूल भी डक्ट लाइक अपीयरेंस में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोमा के प्रेशर की वजह से। तो इसको यहाँ पे हम कहते हैं कि आपको सारी जगह में बस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। लेकिन लोबुलर कार्सिनोमा में क्या होता है कि लोब्यूल का स्ट्रक्चर एप्रिशिएबल रहता है, आपको अभी भी लोब्यूल के अंदर सेल्स नजर आते हैं, सेल की ग्रोथ होती है, लेकिन लोब्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एप्रिशिएबल रहता है इन लोबुलर कार्सिनोमा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब जैसे ये आपके पास नॉर्मल सेल है, उसके बाद यहाँ पे डक्टल हाइपरप्लेजिया हुआ जिसको हम यहाँ पे एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया कहते थे। उसके बाद एक डक्टल हाइपरप्लेजिया जब मैं कहता कि अगेन वहाँ पे आपको डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, ठीक है। प्री इन्वेसिव स्टेज है, उसके बाद प्री कैंसर स्टेज है, फिर आपके पास डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, यहाँ पे आपको बहुत ही थिन कॉर्ड लाइक नजर आ रहा है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे विद माइक्रो इन्वेजन, थोड़ी सी इन्वेजन, उसके बाद यहाँ पे आपके पास इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो कि बेस में इनको इन्वेट किया जा रहा है। और आपको दिखा दूँ कि आपके पास यहाँ पे है नॉर्मल ब्रेस्ट, यहाँ पे होता है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, ये होता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो कि बेस में इनको इन्वेट कर चुका हुआ है। इसी तरह से ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको लोबुलर कार्सिनोमा की बात करते हैं, ये आपके पास नॉर्मल सेल है, ये लोब्यूल के अंदर यहाँ पे अभी कार्सिनोमा इन सीटू, और ये आपके पास यहाँ पे इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा आ जाएगा, ठीक है, जो कि स्ट्रोमा में जा रहा है, स्ट्रोमा में इन्वेट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। जो आपका डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होता है ना, इसकी डिफरेंट तरह की अपीयरेंस हो सकती है। पहले मैंने बता दी कि कार्सिनोमा इन सीटू होते हैं, यूजुअली लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू जो है वो एक्सपैंड करता है, लोब्यूल्स को इन्वॉल्व करता है, जबकि जो DCIS होता है वो डिस्टॉर्ट करता है लोब्यूल्स को, डक्ट लाइक स्पेसीज इसके बन जाते हैं। दोनों को ही यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं क्योंकि ये बेस मेम्ब्रेन को रिस्पेक्ट करते हैं, स्ट्रोमा में नहीं जाते, ना ही लिम्फोवास्कुलर चैनल से भी स्प्रेड करते हैं। अब मैं डक्टल कार्सिनोमा की बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 25% जो आपके पास कार्सिनोमा होते हैं ये एक्सिजनल बायोप्सी से ट्रीट हो सकते हैं, और ये जो है ना ये इसी डायरेक्टली इन्वेसिव कार्सिनोमा जो है ना वो 10 ईयर्स की फॉलोअप की पीरियड तक बना सकते हैं। इसकी जो डिफरेंट फॉर्म है, ये सॉलिड हो सकते हैं, कोमैडो हो सकते हैं, क्रिब्रिफॉर्म हो सकते हैं, पेपिलरी हो सकते हैं, और माइक्रो पेपिलरी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी जो अपीयरेंस है वो किसकी तरह की हो सकती है। इनमें जो है ना आपके पास सॉलिड पैटर्न हो सकता है। अब मैं आपको जो है वो बना के दिखाती हूँ कि इनमें कौन कौन सा पैटर्न जो है वो हो सकता है। मैंने कहा ना कि आपके पास सॉलिड है तो 4 फॉर एग्जांपल पैटर्न है, 1 है, 2 है और 3 है और 4। अभी हम यहाँ पे सिर्फ डक्टल कार्सिनोमा की बात करें। सॉलिड में क्या होता है कि पूरे में आपके पास जो है वो सेल बन जाते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिलिंग एंड दी प्लगिंग ऑफ द डक्टल ल्यूमेन विद द ट्यूमर सेल। पूरे के जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पे फिल हो जाते हैं और प्लग हो जाते हैं विद द ल्यूमेन सेल। कोमेडो टाइप क्या होता है कि कोमेडो में आपको क्या मतलब, अच्छा यहाँ पे इनको यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ दी सेल कितने हैं, सेल की अरेंजमेंट। एक तो यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं सेल की अरेंजमेंट की बेस पे, ठीक है, और दूसरा हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि इनके न्यूक्लियर ग्रेडिंग की बेस पे, कि जो न्यूक्लियर ग्रेडिंग है वो
न्यूक्लियर, हालांकि वो मोनोटोनस है, ब्लैंड है यानी कि लो ग्रेड है, या फिर वो प्लियोमॉर्फिक है यानी कि वो हाई ग्रेड है। तो जो की सेटिंग वाले होते हैं ना, जो कमेंट वाले होते हैं, उनमें यहाँ पे सेंटर की सेटिंग सेंटर होता है, साथ आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पे सेल तो ग्रो किए ही होते हैं, और साथ यहाँ पे क्या आपको नजर आता है कि यहाँ पे आपको ना क्लासिफिकेशन, अच्छा रखना है कि आपको DCIS में ना क्लासिफिकेशन मिलती है। क्लासिफिकेशन जो है वो दो वजह से मिल सकती है, एक तो आपको यहाँ पे मिल सकती है नेक्रोटिक सेंटर की वजह से, अगर नेक्रोटिक सेंटर में क्लासिफिकेशन हो जाए, ठीक है, और दूसरा आपको ये सिक्रीशन की वजह से मिलती है, क्योंकि आपको पता ही, मैं बताती कि 95% ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा मिलते हैं, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको मिलती है। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कहता है कि नेक्रोटिक डब्ल्स होता है सराउंडेड बाय द नियोप्लास्टिक सेल इन द डक्ट, ठीक है, तो ये होता है कोमेडो टाइप, ठीक है, ये खतरनाक होता है। अच्छा एक्चुअली यहाँ पे कहते हैं ये सारे कोमेडो टाइप होते हैं, और बाकी जितना वो होता है ना वो नॉन कोमेडो टाइप होता है, बाकी क्या होता है वो सारे नॉन कोमेडो टाइप होते हैं, ये जो बाकी मैं बता रही हूँ ये सारे नॉन कोमेडो टाइप होंगे। इसके अलावा आपके पास हो सकती है पेपिलरी टाइप, जो पेपिलरी टाइप है उसमें क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मेशन होती है, इंट्राडक्टल पेपिलरी प्रोजेक्शंस होती हैं विदाउट द फेब्रोवास्कुलर शॉक, ठीक है, पेपिलरी प्रोजेक्शन होती है और यहाँ पे सराउंडिंग में डक्ट्स में सेल्स होते हैं, और यहाँ पे इंट्राडक्टल पेपिलरी जो होती है ना, इंट्राडक्टल पेपिलरी आपके पास क्या होती है, यहाँ पे पेपिलरी प्रोजेक्शन होती है ट्यूमर सेल्स की, जिनके अंदर फेब्रोवास्कुलर शॉक होता है, इसी तरह का माइक्रो पेपिलरी भी हो सकता है। और लास्ट में जाएगा आपका क्रिब्रिफॉर्म 5, जो क्रिब्रिफॉर्म टाइप होता है उसमें क्या होता है कि नीट पंचेस होते हैं, फेनेस्ट्रेशन होती है इंट्राडक्टल ट्यूमर के अंदर, आपको नीट जो है ना वो पंचेस, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से बना देती हूँ, और इसके सराउंडिंग में आपको जो है वो सेल्स नजर आते हैं, ठीक है, ये नीट पंचेस होती है, फेनेस्ट्रेशन होती है, उसके अराउंड में यहाँ पे उसको यहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म टाइप कहते हैं, ठीक है, नीट पंचेस होंगे और ये आपको ये नजर आएगा। तो ये जो क्रिब्रिफॉर्म वाली टाइप्स होती है ये सारे आपके पास नॉन कोमेडो टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये सारी हमने टाइप्स लिखने की वाली इसकी टाइप्स होती है, मैं आपको पिक्चर से भी दिखा सकती हूँ कि इस तरह की टाइप्स होती है, ठीक है, ये सॉलिड होती है, ये आपके पास कोमेडो होती है, ये पेपिलरी होती है, ये क्रिब्रिफॉर्म इसकी 4 जो है वो टाइप्स होती है कार्सिनोमा इन सीटू की। कोमेडो में हमने कहा था कि आपके पास यहाँ पे टूथपिक लाइक नेक्रोटिक सेंटर होता है, और उसमें यहाँ पे जो कि जिसको कहते हैं कि प्रेस करते हैं ना तो वो यहाँ पे डक्ट के अंदर से सिक्रीशन भी निकलती है, क्या सबके आपको यहाँ पे मिलती है। 5% जो कैंसर होते हैं वो आपके पास अनस्क्रीन लोगों में, 30% स्क्रीन में मिलते हैं, क्योंकि मैमोग्राफी से डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा यूजुअली आपको पता है कि इसके जैसे पैपेबल मैस भी बनता है, पेन भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, तो ये बड़ी इजीली डिटेक्ट हो जाता है। क्लासिफिकेशन भी आपको मैमोग्राफी में नजर आ जाती है, आपको पैपेबल मैस मिल गया तो इसे डिटेक्ट हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप यहाँ पे सर्जरी कर सकते हो, उसको इरेडिएट कर सकते हो, मास्टेक्टमी की जा सकती है, ठीक है, और टमॉक्सिफिन देते हैं, जो ER पॉजिटिव होते हैं ना, मेनली जो DCIS होते हैं वो भी ER पॉजिटिव होते हैं, तो उनको यहाँ पे टमॉक्सिफिन देखे, जो कि आपको पता है कि एंटी एस्ट्रोजन होता है, उसको देखे यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। 97% का यहाँ पे प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। इन्वेसिव कैंसर जो होता है वो सिर्फ 1/3 केस में डेवलप करता है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेगेट्स डिजीज। पेगेट्स डिजीज क्या होता है? इट इज एन एक्जिमेटॉइड लीजन ऑफ द ब्रेस्ट, जिसमें निपल जो होता है, अच्छा एक्जिमेटॉइड लीजन ऑफ द ब्रेस्ट निपल एसोसिएटेड विद एन इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ऑफ द अंडरलाइंग ब्रेस्ट, ठीक है। निपल के ऊपर एक आपके पास क्रस्टी स्केली अल्सरेटेड एक्जिमेटॉइड लीजन बन जाती है विद द पैल्पेबल सब एरियोलर टिश्यू। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की लीजन होती है। ये इस तरह की लीजन होती है, काफ़ी पेनफुल सी लीजन होती है, और ये ना आपको बस जब हम किसी स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको जो है वो यहाँ पे एक्जिमा ही नजर आता है। वो ये नहीं भूल जाते कि हो सकता है कोई इन्वेसिव अंडरलाइंग कार्सिनोमा हो, ठीक है, क्योंकि इसमें होता है कि जो सेल्स होता है ना वो किसी भी इन्वेसिव अंडरलाइंग कार्सिनोमा से कोई सेल्स होते हैं, कोई ट्यूमर होता है, फॉर एग्जाम्पल डक्टल कार्सिनोमा सीटू, वहाँ से सेल्स स्प्रेड करते हैं, आपके पास लेक्टिफेरस डक्ट से ऊपर आते हैं, वहाँ पे आपको स्किन में आ जाते हैं। ये आपको स्केली स्किन नजर आ रही है, ये स्किन में आ गए सेल्स, और यहाँ पे आके जो है ना ये स्केली स्किन बनाते हैं, स्केली अल्सरेटेड क्रस्टेड सर्फेस बना सकते हैं, रेडनेस भी होती है, ब्लीडिंग भी होती है, और आपको जो है ना पेन में नजर आता है। यहाँ पे पैकेटोइड सेल देखो, ये जो पैकेटोइड सेल्स होते हैं इनका एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, एक आपको बॉर्डर नजर आता है, और साथ में क्या होता है कि हेलो सेरेब्लाज्म होता है, हाइपरक्रोमैटिक एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से नजर आता है, ठीक है। ये आपके जो है ना वो सेल्स होते हैं। अब आपने रखते हैं कि इसका क्या हुआ कि मैंने बताया कि यूजुअली आपके पास पेगेट्स डिजीज होता है, प्रोग्नोसिस होती है ऑफ द पेशेंट विद डक्टल कार्सिनोमा, यानी कि उन लोगों जिनमें को पेगेट्स डिजीज होता है उनमें कम हो जाती है, ठीक है। क्या होता है ट्यूमर सेल्स जो अनलाइक डक्टल कार्सिनोमा में थे वो माइग्रेट के लेक्टिव डक्ट ऊपर का इन्वेट किया, एपिडेमिस को प्रोड्यूस होने स्किन लीजन प्रोड्यूस किया, यहाँ पे क्रस्टेड फेशियल अल्सरेटेड स्किन हो जाती है, इस तरह का आपको नजर आता है। आपको यहाँ पे पैकेटोइड सेल नजर आ रहा है, ठीक है। और हिस्टोलॉजिकली देखें तो पैकेट जो है वो सिंगली और स्मॉल क्लस्टर होते हैं एपिडर्मिस के, और ये जो सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल से बड़े होते हैं, हाइपरक्रोमैटिक का न्यूक्लिया होता है, ये म्यूसिकामाइन से स्टेन कर जाते हैं पॉजिटिवली, आप चेक करने के लिए देख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये आपने बता दिया। नेक्स्ट आपकी चीज़ होती है, अच्छा इसकी ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे इसको जो है वो इसको जो है ना इसकी हमने क्या बताया था कि इसको हम अच्छा ठीक है प्रोग्नोसिस जो है इसकी ऑब्वियसली अगर आपके पास पेगेट्स डिजीज है तो यहाँ पे कैंसर की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं रहती। अब हम आ जाते हैं लोकल, यहाँ पे अगर क्या होता है लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू पे। जो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू होता है ना वो आपका जो है वो ये आपका जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, और इसमें डिस्कोहेसिव पैटर्न ऑफ ग्रोथ होता है। क्या होता है डिस्कोहेसिव पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ठीक है। डिस्कोहेसिव पैटर्न ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि सेल जो है वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं, ये आपको नजर आ रहा है यूनिफॉर्मली सेल जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। आपको इस तरह का पैटर्न नजर आता है यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला आपको जो है इस तरह की इनकी ग्रोथ होती है सेल्स की, ठीक है। ये सेल्स की ग्रोथ आपको नजर आ रही है, एक्चुअली यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये आपको जो है वो लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू जो ये भी नजर आ रहा है, ठीक है। आपको इस तरह के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, डिस्कोहेसिव से पैटर्न है, क्योंकि एक्चुअली देखा गया इनमें एक तो TP53 म्यूटेशन होती है, दूसरा जो म्यूटेशन होता है ना वो E-कैथेरिन की जीन होती है CDH1 जीन, तो उसमें म्यूटेशन होती है, तो E-कैथेरिन की वजह से ये सेल्स लूज भी हो जाते हैं और इनमें ट्यूमर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा जो सेल्स होते हैं वो लूजली यहाँ पे मोनोमॉर्फिक ब्लैंड राउंड न्यूक्लिया होता है, लूजली कोहेसिव होते हैं। आपने रखने की जो होता है ना ये वर्चुअली ऑलवेज इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, क्योंकि इसकी वजह से ना तो कैल्सिफिकेशन होती है ना भी कोई पैल्पेबल मैस बनता है, तो ये जो है ना वो बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि आपको फाइंड ही नहीं होता। मैमोग्राफी का इस पर कोई फायदा नहीं होता। 1/3 वुमेन में इन्वेसिव कार्सिनोमा डेवलप कर जाता है, और 2/3 वुमेन में क्या होता है अगर एक ब्रेस्ट में है तो 2/3 वुमेन में सेम ब्रेस्ट में इन्वेसिव कार्सिनोमा, अगर 1/3 में कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेस्ट में हो जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे जो होता है ना एक मार्कर है ऑफ एक्सट्रीम रिस्क ऑफ कार्सिनोमा इन बोथ द ब्रेस्ट, ठीक है। और बाकी निकाल के ट्रीटमेंट में भी आप यहाँ पे कीमोथेरेपी कर सकते हो, यहाँ पे टमॉक्सिफिन भी दे सकते हो, यहाँ पे हम बायलैटरल प्रोफाइलेक्टिक
मस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, ठीक है। स्कैटर्ड पैकेटॉइड्स आपको यहाँ पे भी बात अगर मिल सकता है, मेडिटेशन मैंने बता दी थी। अब यहाँ पे मैं डिफरेंस देख लो, जो आपको होता है ना DCS होता है, ये इनकी जो एज होती है वो 55 to 58 ईयर्स की वुमेन होती है, इनमें यहाँ पे 44 to 47 की वुमेन होती है। ये इसका जो इंसिडेंस होता है आपके पास DCIS का वो ज़्यादा होता है, 5 to 10% होता है, इनका इंसिडेंस 2 to 5% होता है। इसमें आपको कोई क्लिनिकल साइन नहीं मिलते, जबकि DCIS के अंदर आपको मैच भी मिलती है, पेन मिलती है, डिस्चार्ज भी होता है ना। भी यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन होती है, हमें क्लासिफिकेशन भी होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है मल्टी सेंट्रिसिटी और एक चीज़ होती है मल्टीफोकल। तो मल्टीफोकल कोई भी कैंसर उसको यहाँ पे तब कहते हैं अगर आपके पास एक ही कॉर्डन में बहुत ज़्यादा मल्टीपल ट्यूमर्स हैं तो उसको यहाँ पे कहते हैं मल्टीफोकल, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर एक ही कॉर्डन में मल्टीपल ट्यूमर है तो उसको यहाँ पे कहेंगे मल्टीफोकल, और अगर आपके पास मल्टीपल कॉर्डन में मल्टीपल ट्यूमर्स है तो यहाँ पे मल्टी सेंट्रिक कहते हैं। तो मल्टी सेंट्रिसिटी और बायलैटरसिटी जो होती है ना, ये आप देखो LCIS बहुत बुरे हैं क्योंकि इनके खिलाफ क्लिनिकल साइन है कि डायग्नोज नहीं हो पाते, तो मल्टी सेंट्रिसिटी भी इनमें ज़्यादा होती है और मल्टी फोकस क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, मल्टी सेंट्रिसिटी भी ज़्यादा होती है, बायलैटरली भी ज़्यादा होती है। हिस्टोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डक्टल कार्सिनोमा तो इन्वेसिव होकर डक्टली प्रोड्यूस करते हैं। लोबुलर कार्सिनोमा भी जब इन्वेट कर जाते हैं तो उनका डक्टल पैटर्न भी होता है, तो इसका मतलब ये है कि सब्सिक्वेंटली जितने भी इन्वेसिव कार्सिनोमा होते हैं उनका 65% वो डक्टल ही होते हैं। ओके, अब जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है 70 to 80% जो होता है ना, ये होता है क्योंकि आगे हमने देखा इसकी कुछ और स्पेशलाइज्ड टाइप है, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा है, फिर आगे से कुछ विद मेडुलरी फीचर्स है, कुछ म्यूसिनस है, ट्यूबुलर है, तो जो बाकी समय नहीं आती है ना वो भी इसमें आ जाती हैं। अब ये जो ट्यूमर होता है इसमें आप ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा वेरी कर होता है अपनी पेरेंट्स में। इसकी जो पेरेंट्स होती है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम वेल डेवलप्ड ट्यूब्यूल्स टू लो ग्रेड न्यूक्लियर टू शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल्स, ठीक है। अब जो एनाप्लास्टिक सेल्स की शीट्स है वो आपको इस तरह की नजर आती हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल्स हैं। ये प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर सेल्स यहाँ पे अरेंज है ट्यूबुलर पैटर्न में, साथ आपको वेरिएबल इन्फिल्ट्रेशन भी ट्यूमर सेल्स की नजर आती है, एबनॉर्मल माइटोसिस में होती है, और डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा यहाँ पे डेस्मोप्लास्टिक होता है। लेट मी शो यू अनदर पिक्चर। यहाँ पे आपको ना जो है ना मैंने बताया था कि डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन ये होता है कि जब ट्यूमर सेल बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ना तो वो अपने अराउंड एक मास बना देता है, और वो जो मास होता है उसमें यानी कि वो स्ट्रोमा, देखो आपके पास ये जो ट्यूमर है ये मैलिग्नेंट है तो ये इन्फिल्ट्रेट करेगा, जब ये इन्फिल्ट्रेट करेगा तो ये सराउंडिंग स्ट्रोमा में जाएगा, और सराउंडिंग स्ट्रोमा में जाके क्या करेगा कि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा और भी स्ट्रोमा की प्रोलिफरेशन कॉज होगा, खासतौर पे अपनी विसिनिटी में। तो ये जो आपको कोलेजन नजर आ रहा है ना, ये डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन है, वहाँ पे मैलिग्नेंट डक्ट्यूल है, आपको इंट्रोडक्टल प्रोलिफरेशन नजर आ रही है, इंट्रोडक्टल नेक्रोसिस है, और ये आपके पास एक्चुअली डक्ट से बाहर निकल रहा होता है, जाहिर सी बात है इन्वेसिव होता है, लेकिन आपको कोलेजन नजर आ रहा है तो ये आपके पास जो है ना इंट्रोडक्टल आपको वो नजर आ रही है, इसकी प्रोलिफरेशन नजर आ रही है, ठीक है। तो ये हमने कहा कि डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन यहाँ पे होता है। जब डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है ना तो आपके पास नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है फ्रॉम दी एडिपोस टिश्यू टू द फाइब्रोस टिश्यू, तो यहाँ पे आपको फिर डेंसिटीज मिलती है और साथ ही एक पैल्पेबल मास भी बना देते हैं, तो यहाँ पे आपको डेंसिटीज भी मिलेगी मेमोग्राफिक पे और आपको पैल्पेबल मास नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि आपने रखना है कि हर ट्यूमर को ना आपने इससे ध्यान रखना है कि इसकी मॉलिक्यूलर टाइप क्या है। मॉलिक्यूलर में रखना है कि जो डक्टल कार्सिनोमा होता है वो 50 to 65% जो है वो ER पॉजिटिव होता है, 20% इसमें HER2 पॉजिटिव होता है, 15% जो है वो HER2 और ER2 नेगेटिव होता है। मेमोग्राफी में यहाँ पर आपको डेंसिटीज मिलती हैं। हिस्टोलॉजी में मैंने बताया कि आपको यहाँ पे वेल डेवलप्ड ट्यूब्यूल्स और लो ग्रेड न्यूक्लियस से लेकर शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल्स मिलती हैं, और उसके बाद मैंने और आपको बताया जो इसकी मेटास्टाइज है, तो ये मेटास्टाइज जो है वो कर जाता है यूजुअली बोन में। आपको पता है कि जो आगे हम देखेंगे बोन में जो है ना ये विजरा में मेटास्टाइज करे होते हैं। एक और मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ, ये होती है आपकी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की। तो यू कैन सी ओवर है कि ये आपके पास जो डक्टल कार्सिनोमा अब ये इन्वेड कर रहा है, ठीक है, ये आपको ना इन्वेड होता हुआ नजर आ रहा है, ये है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ट्यूमर सेल बाहर निकल गया, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन आपको इनके साथ में नजर आ रहा है, पिंक पिंक, ठीक है, सराउंडिंग है, तो आपकी ये इन्वेड कर रहा होता है ये डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, इन्वेजन है सराउंडिंग में। अच्छा, यहाँ भी आपको पिक्चर शायद दिखाई होंगी नेक्स्ट में, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये जो ए वाला है दिस इज एक्चुअली दी जो है ना ये आपके पास ट्यूब्यूल्स है जो डक्टल कार्सिनोमा में ग्रो करें, स्टिमुलेट करें डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन को, ठीक है। और आपको जो बीम है ये कार्सिनोमा पे करते हैं, डेस मेसेस्पेकुलर मार्जिन होते हैं, इन्वेड करी होती है, रेडियोल्यूसन आपको यहाँ पे उसमें जा रही है कि खैर वो ये है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। खैर अच्छा जी, तो ये हमने बता दिया कि इस तरह से ये होते हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ पे जो है ना इनकी जो है वो इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, जो लोबुलर कार्सिनोमा होते हैं इनमें क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेटिंग सेल उसी तरह के होते हैं जैसे कि LCIS में होते हैं, ये 10 to 15% होते हैं, इनमें आपको पता है सिंगल फाइल ऑफ सेल्स नजर आती हैं। मैं बताती हूँ। ओके, अब ये जो लोबुलर कार्सिनोमा होता है ना ये हमने बताया कि इसमें सिंगल फाइल का आपको पैटर्न नजर आता है। यू कैन सी ओवर है, यहाँ पे आपको सिंगल फाइल ऑफ सेल्स नजर आ रही है, इसको ना इंडियन फाइल अरेंजमेंट में कहते हैं, सिंगल लाइन में ये अरेंज होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं, तो ये सिंगल फाइल ऑफ सेल नजर आ रही है आपको इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा में, ठीक है। ये आपने इनका याद रखना होता है। इनमें क्या होता है कि इनमें आपको कुछ ऐसे भी ट्यूमर्स होते हैं लोबुलर कार्सिनोमा में जिनमें आपको पैल्पेबल मास मिलता है, मेमोग्राफिक डेंसिटीज मिलती है, लेकिन कुछ होते हैं जिनमें आपके पास डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होता और वो ऑफन ऑकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं। लेकिन इनका जो मेटास्टेटिक पैटर्न होता है वो बड़ा ही यूनिक होता है क्योंकि ये मेटासाइज करते हैं लोबुलर कार्सिनोमा CSF में, सेरोजल सर्फेस में, GI ट्रैक्ट में, ओवरी में, यूट्रस में, बोन मैरो में जाके करते हैं। और इसमें वो कहते हैं कि लोबुलर कार्सिनोमा सारे ही हार्मोन रिसेप्टर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, HER2 जो है वो यूजुअली कम एक्सप्रेस करते हैं। अब जो कार्सिनोमा मतलब मेडुलरी फीचर्स ये होता है यूजुअली जो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर्स होते हैं, जो आपके पास HER2 नेगेटिव, ER नेगेटिव और PR नेगेटिव होते हैं, ये 5% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। इनमें क्या होता है कि हमें टिपिकली राउंड मैसेज मिलते हैं जिनमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं ऑफ यानी कि बिनाइन ट्यूमर। जो राउंड मैसेज यहाँ पे मिलते हैं ना वो हमें बिनाइन ट्यूमर्स की तरह के लगते हैं। और बाकी हमने कहा कि यहाँ पे ना आपको प्रोमिनेंट लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स भी मिलते हैं, और प्रोमिनेंट लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स का फायदा ये होता है
कि आपको ना वो जो इन लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं वो ऐसे उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है ना वो अच्छी हो जाती है इनकी, ठीक है। तो ये अंदर है कि फेवरेबल प्रोग्नोसिस होती है क्योंकि इनकी कीमोथेरेपी जो होती है वो बेटर हो जाती है बिकॉज ऑफ द लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट एज कम्पेयर टू दोज ट्यूमर जिनमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट नहीं होते। ओके जी, हम बात कर रहे थे ये जो कार्सिनोमा विद मेरिटरी फीचर होता है, इनमें हमने कहा कि यूजुअली BRCA1 म्यूटेशन होती है क्योंकि ये ट्रिपल नेगेटिव वाला होता है ना, मैंने बताया ना कि HER2 नेगेटिव वाला ही होता है, तो इसमें BRCA1 म्यूटेशन होती है। इसमें बताया कि ये स्पेशल टाइप है ट्रिपल नेगेटिव वाले की, तो इसमें BRCA1 म्यूटेशन होती है। और ये हमने कहा था कि जो है ना वो फ्रीक्वेंटली यंग वुमेन में ज़्यादा अगर मोस्टली यहाँ पे होता है कि यहाँ पे कैरियर्स नहीं होती है। अब ये आप मैंने बताया कि क्योंकि इसमें राउंड मैसेज होते हैं, तो ये आपको नजर आ रहे हैं राउंड मैसेज, ठीक है। इस तरीके के आपको ना राउंड मैसेज नजर आ रहे हैं जो कि बाज़ बिना निकले, तो आपको यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट्स नजर आ रहे हैं। इन्फिल्ट्रेट्स में यहाँ पे जो ब्लू सेल्स है वो न्यूट्रोफिल्स है, तो आपको यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट्स भी प्रेजेंट है विद दी राउंड जो है ना वो आपको वो नजर आ रहे हैं, आपकी जो है वो मैसेज नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका होता है म्यूसिनस या कोलोइड, ये भी आपके पास एक ER पॉजिटिव वाला टाइप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अबंडेंट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर म्यूसिन होता है जिसकी वजह से सॉफ्ट और जेलाटिनस हो जाता है, म्यूसिन पूज होता है, वहाँ पर एक एक्सपेंसाइल सर्कमस्क्राइब्ड मास होता है, जो बाहर वाला मास होता है ना एक्सपेंसाइल होता है। ट्यूबुलर कार्सिनोमा में ER पॉजिटिव ही होता है, तो जो ER पॉजिटिव HER2 वाले होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा भी वैसा होता है, म्यूसिनस कार्सिनोमा भी वैसा, ट्यूबुलर कार्सिनोमा भी कैसा है वैसे, इसमें ER पॉजिटिव ही मॉर्फोलॉजी होती है। हम कह सकते हैं कि जो है ना वो जो इसकी ये टाइप है इसकी जो है ना आपकी जो मॉर्फोलॉजी है या फिर जो इसकी मेजर पाथवे है कैंसर का वो यही है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इसका यही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगेन मेमोग्राफी के वो कहते हैं कि एक स्मॉल मास होता है जो कि ऑलवेज डिटेक्टेड हो जाता है मेमोग्राफी पे, और ट्यूमर जो होता है वो अरेंज होता है ट्यूब्स में, इस तरह से ट्यूब्स में लो ग्रेड होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर जो है वो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होता है, प्रोग्नोसिस की वजह से होती है। इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा वो कहते हैं एरिथेमेटस, इसमें क्या होता है कंडीशन होती है जिसमें ब्रेस्ट जो है वो एरिथेमेटस हो जाती है, कोई पैपेबल मास नहीं होता। इसमें यूजुअली क्या होता है कि डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स होता है, होता ये है कि एक पोली डिफरेंशिएटेड इन्वेसिव कार्सिनोमा बन जाता है जो कि पोली डिफरेंशिएटेड होता है, उसके अंदर होता है डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स, वो ब्लॉक कर देते हैं आपकी डबल लिम्फोसाइटिक चैनल को, उनकी ब्लॉक होने की वजह से आपको ना इन्फ्लेमेटरी अपीयरेंस सिर्फ नजर आती है, ठीक है। तो ये वो कहते हैं कि ये आपके पास जो है ना इसमें से बहुत सारे होते हैं जो कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस पे जाते हैं डिस्टेंट केसेस में। 50% ये जो होते हैं आपके पास जो है ना वो हाफ ये ER पॉजिटिव होते हैं, 40 to 60% ये वाले HER2 नेगेटिव होते हैं। अच्छा, जितने भी कार्सिनोमा होते हैं उनको आप ग्रेड में डिफाइन करते हो, आपके पास लो ग्रेड से लेकर हाई ग्रेड तक, और उसकी जो होती है वो बेस होती है न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म, माइटोटिक न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, माइटोटिक रेट और ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। जो लो ग्रेड होता है उसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर होता है वो आपका बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल सेल नजर आता है ना उनकी तरह का न्यूक्लियर होता है नॉर्मल सेल का, जबकि जो आपके पास हाई ग्रेड होता है लार्ज न्यूक्लियर होता है, रेगुलर न्यूक्लियर, उसमें कॉन्टोर्स होता है, एबनॉर्मल DNA स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। और बहुत सी जो लो ग्रेड होता है उनमें वेल डिफाइंड ट्यूब्स होती हैं और बिनाइन लीजन होती है, जबकि जो हाई ग्रेड होता है वहाँ पे सॉलिड शीट्स और सिंगल सेल्स होते हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट करते हैं, माइटोटिक रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रोलिफरेशन आपने रखा है कि ज़्यादा आपके पास ये HER2 होते हैं, और जो ट्रिपल नेगेटिव होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा पोली डिफरेंशिएट हो जाते हैं क्योंकि ये जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हाली यानी कि पोली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स बनाते हैं। ER पॉजिटिव जो है इनकी वेराइटी होती है, ये वेरी करते हैं अपनी रेशो, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं। हमें ग्रेडिंग की बात कर लेते होती है आपकी नॉटिंगहैम क्लासिफिकेशन होती है इसकी आपकी ट्यूमर की, ठीक है। तो उसके बेस पे हम इसको जो है ना वो ग्रेड दे सकते हैं। तो ये आपकी नॉटिंगहैम क्लासिफिकेशन है। इसमें एक तो यहाँ पे अपने रखने के सबसे पहले जो है ना वो क्या होता है कि पैरामीटर डिफरेंट होता है, ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म और माइटोटिक रेट। तो स्कोर 1 हम किसको देते हैं कि जब आपके पास ट्यूब्यूल फॉर्मेशन जो है वो आपके पास 75 मोर देन 75% आपके पास ट्यूब्यूल है, यानी कि मोर देन 75% वेल डिफरेंशिएटेड है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे नॉर्मल है, ठीक है। और आपके पास न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म एब्सेंट है, बिल्कुल नॉर्मल न्यूक्लियर नजर आ रहे हैं, और जो माइटोटिक काउंट है लेस देन 9 है, तो उसको यहाँ पे जो स्कोर है वो 3 या 4 या 5 होता है, ग्रेड इसका 1 होता है, ये इस तरह का आपको होता है वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है। आपके पास क्या है ट्यूब्यूल फॉर्मेशन जो है वो आपके पास मोर देन 75 है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म नहीं है, माइटोटिक काउंट लेस देन 9 है। उसके बाद एक आता है आपके पास जो ग्रेड 2 आता है, ग्रेड 2 में जिसको यहाँ पे स्कोर 2 हम देते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास 10 to 75%, 10 से लेकर 75% के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है, यानी कि थोड़े से आपके जो ट्यूब्यूल्स हैं वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मॉडरेट यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो प्लियोमॉर्फिज्म होता है, थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। हाइपर मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो डार्क भी होने लगता है, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको डार्क भी बना सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा हमने कहा था कि यहाँ पे जो आपके पास माइटोटिक रेट होता है वो आपके पास 6 to 7% यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसको हम ग्रेड 2 कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेड 3। यहाँ पे देखो सेल को क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास जो होता है ना जो आपके पास ट्यूबुलर फॉर्मेशन है वो लेस देन 10% है, यानी कि जो डिफरेंशिएटेड है ये लेस देन 10% है, यानी कि अगर ये लेस देन 10% डिफरेंशिएटेड है तो ये पोर डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। तो पोर डिफरेंशिएटेड होता है, मार्क्ड इसमें प्लियोमॉर्फिज्म होता है, न्यूक्लियर को देखो न्यूक्लियर डार्क हो जाता है, एब्डोमिनल लार्ज हो जाते हैं, नियरली फिल करे होते हैं क्योंकि आइसोन्यूक्लियोसिस भी हो जाती है, और आपके पास आपको जो एनसी रेशियो वो भी बढ़ जाती है। जब आपके पास माइटोसिस होती है ना तो जब आपके पास नेक्रोसिस होती है तो एनसी रेशियो वगैरह भी बढ़ जाती है प्लियोमॉर्फिज्म में, एटिपिकल सारे फीचर आ जाते हैं, वो ऑलमोस्ट पूरा सेल का साइज कवर कर लेती है। इसके अलावा आपके पास जो माइटोटिक रेट है वो आपके पास मोर देन 17 हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पे ग्रेड 3 देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्यूमर होता है। तो ये आपकी नॉटिंगहैम क्लासिफिकेशन थी। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो आपने याद रखना है कि मोस्टली जो आपके पास फीमेल्स आती है ना वो पैपेबल मास के साथ आती हैं जब वो डिटेक्ट होती है। यंगर वुमेंस में जब ये कैंसर डिटेक्ट होता है तो आपको पता है पैपेबल मास जो होता है वो यूजुअली 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है, तो उन लोगों में क्या होता है कि ना यूजुअली वो इन्वेड हो चुका होता है, रीजनल रिफॉर्म में जा चुका होता है हाफ द केसेस में। लेकिन जो ओल्डर वुमेन है, अब ये मैं उन केसेस की बात करी थी जो होते ही यंगर वुमेन में, जब यंगर वुमेन में वो आपको फील होता है ना तो इसका मतलब है कि वो यंगर वुमेन में अगर आपको पैपेबल मास मिला है तो
वो इन्वेट कर चुका होगा और वो मेटास्टाइज भी कर चुका है लिम्फ नोड में। लेकिन जब ओल्डर वुमेन में जो स्क्रीन वुमेन होती है उनमें 60% ब्रेस्ट कैंसर में जो होता है ना आप उसको डायग्नोज कर सकते हो, जिसमें से 20% इन C2 होते हैं और बाकी 15% जो होते हैं वो मेटास्टाइज कर चुके होते हैं लिम्फ नोड में, जब वो 1 to 2 सेंटीमीटर के साइज के जब वो डिटेक्ट जब होते हैं ना। तो अच्छा, इसके अलावा हमने कहा कि स्क्रीनिंग इंटरवल के दौरान जो होते हैं उनको यहाँ पे इंटरवल कैंसर्स कहते हैं। तो ये भी अगर वो भी बस क्योंकि वो स्क्रीनिंग इंटरवल के दौरान होते हैं तो वही हाईली प्रोलिफरेटिव हो जाते हैं और हाई ग्रेड की तरह के होते हैं। अब वो कहते हैं कि जो क्लिनिकल आउटकम होता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी आगे क्या जो है वो हमारी फेट होगी, वो उसकी मॉलिक्यूलर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे डिपेंड करता है और इस बेस पे डिपेंड करता है कि वो डायग्नोज किस टाइम पे हुआ। बिल्कुल होती है बायोलॉजिकल टाइप की वो किस तरह का है, कि इसके हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस क्या है, उसका ग्रेड क्या है, ठीक है, और उसकी जो है वो हार्मोन रिसेप्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि HER2 रिसेप्टर तो वो बड़ा एक डिफिकल्ट सा होता है, ठीक है। और प्रोलिफरेशन जो है वो डिपेंड करता है माइटोटिक काउंट। माइटोटिक काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइटोटिक काउंट होता है ना, इट हैज क्लोज टाइड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी, क्योंकि आपकी कीमोथेरेपी तभी ज़्यादा काम करती है जब सेल ज़्यादा प्रोलिफरेट करें। सेल ज़्यादा प्रोलिफरेट करें आप कीमोथेरेपी दोगे वो ज़्यादा अच्छे से किल होंगे। सिमिलरली अगर आपके पास कोई सेल है जो कि किसी हार्मोन को रिस्पॉन्सिव है, कोई सेल है जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स में बड़ा ज़्यादा वो एस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड करके ग्रो की जा रहा है, दूसरे सेल है कोई प्रोजेस्टेरोन को रिस्पॉन्स करे वो की जा रहा है, वैसे प्रोजेस्टेरोन वाला रेयर होता है। लेकिन उसमें आप एंटी एस्ट्रोजन या एंटी प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देखिए बड़े आसानी से ट्रीट कर सकते हो और लंबे अर्से तक उसको ट्रीट कर सकते हो। लेकिन मसला तब आता है जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर में म्यूटेशन आ जाए और जब एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी देते वो नहीं हो पाती तो वो रेजिस्टेंस की केस आ जाती है, ठीक है। ट्रिपल नेगेटिव कैंसर हमारे बड़े खतरनाक होते हैं, हम ये नहीं समझते कि हम टारगेट थेरेपी क्या करें, उसमें हम कीमोथेरेपी बस देते रहते हैं। और इसी तरीके से जो 20% केस में HER2 की ओवर एक्सप्रेशन नजर आती है उसमें भी फिर हम क्या करते हैं कि हम टारगेट थेरेपी करते हैं, एंटीबॉडीज देते हैं या स्मॉल मॉलिक्यूलर इनहिबिटर्स होते हैं HER2 के। तो इसमें भी वो कहते हैं कि हमारा बड़ा अच्छा जो है ना वो 60% रेट एक्सीड हो गया रिस्पॉन्स में, ये देख के। इसी तरीके से जो आरएनए एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग है उसने भी हमारे लिए हेल्पफुल किया, क्योंकि आरएनए एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग से आपको पता चल जाता है कि जो मैलिग्नेंट सेल है वो किस तरह की आरएनए प्रोफाइलिंग शो करे, मतलब ER नेगेटिव है, ER पॉजिटिव है। तो इससे आपको फिर ना फिर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कैंसर ER नेगेटिव है तो आपको एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो ट्यूमर स्टेजिंग होती है ना वो क्या होती है, वो आपको पता है कि 3 स्टेज जो स्टेजिंग होती है ना उसमें 3 चीज़ें होती हैं, TNM, ठीक है। कि आपके पास ट्यूमर का साइज क्या है, उसकी नोडल एनवायरनमेंट क्या है और उसकी जो है वो मेटास्टेज किया है या नहीं किया। ओके जी, जो ट्यूमर की स्टेजिंग है ना वो यहाँ से कर सकते हैं। आपको पता है कि स्टेजिंग में हम 3 चीज़ें करते हैं, साइज़ की स्टेजिंग होती है, आपके पास नोडल स्टेजिंग होती है और मेटास्टेसिस पे होती है। साइज़ की अगर बात करें तो T1 क्या होता है, T2 क्या होता है, T3 क्या होता है, T4 क्या होता है। आपने इसको एक चीज़ से याद रखना यहाँ पे। आपको पता है कि जो बच्चा होता है वो 2 साल की उम्र तक तो माँ की ब्रेस्ट के साथ रहता ही है, लेकिन 4 साल की उम्र में भी अगर वो माँ की ब्रेस्ट के साथ अटैच है तो वो ठीक नहीं है, उसको क्योर चाहिए, ठीक है। तो क्योर जो है वो उसका निमोनिक बन जाएगा। आपके पास T4A होता है, T4 जो होता है ना 4B होता है, 4C होता है और 4 जो है वो D होता है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे क्योर इसका जो है वो निमोनिक है। अभी हम देखते हैं ये क्या होता है। अच्छा, आपने एक चीज़ आपको याद रखनी है ये कि जो आपके पास जो होता है ना T2, इसका जो साइज़ होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर से लेके तो 5 सेंटीमीटर तक उसका साइज़ होता है। इससे जो पहला वाला होगा वो आपके पास क्या होता है, ये आपका लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है और ये वाला जो होता है मोर देन 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब T4A जो होता है ना उसमें आपके पास स्किन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, स्किन की, और जो है ना वो आपके पास डीपर मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो T4A जो होता है ना इसमें अंदर आता है C से, इसमें क्या होता है कि चेस्ट वॉल इन्वॉल्व हो जाती है, चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जो U होती है उसमें यहाँ पे अल्सरेशन में आपको नजर आती है, ठीक है। T4C को लेबल करने के लिए चाहिए रिक्वायर्स बोथ, इट रिक्वायर्स बोथ क्या रिक्वायर्स बोथ, मतलब कि इसमें क्या होती है चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट भी होती है और अल्सरेशन भी होती है। और E का मतलब होता है इन्फ्लेमेटरी से आप रखो यहाँ पे कि इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा जो है ना वो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी जो है वो यहाँ पे कार्सिनोमा हो जाता है T4D में, ठीक है। ये आपके पास T वाली स्टेजिंग होगी। नेक्स्ट हम आते हैं N वाली स्टेजिंग है। N में आपके पास यहाँ पे N1 होता है, N2 होता है और N आपका जो है वो 3 होता है। आपके पास जो लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है उसका अपना निमोनिक होता है MS। MS मीन्स A से आपका होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होता है, ठीक है, एक्सिलरी होता है। अब मैं यहाँ पे लिखनी नहीं और सारे। M से जो होता है ना आपके पास मेमोरी होता है, I से इंफ्राक्लेवलर और S से सुप्राक्लेवलर। N1 में आपके पास सिंपल आ जाएगा कि इसमें आपके पास एक्सिलरी नोड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, लेकिन एक्सिलरी नोड की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो पहले मोबाइल होती है, पहले वो मोबाइल होता है। जैसे जैसे अब यहाँ पे N2 जो होता है ना वो A होता है और B होता है और N जो है वो 3A और B और C होता है। A में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे एक्सिलरी में मोबाइल के बजाय फिक्स एक्सिलरी नोड्स होंगे, फिक्स होंगे और कौन से नोड्स होंगे आपके एक्सिलरी नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और B जो होता है ना B, इसमें आपके पास क्या हो जाता है कि आपके मेमोरी नोड्स भी इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। अब अगर हम आगे हम देखते हैं ना कि आप इसको डिफरेंट स्टेजेस फाइनली देते हो। स्टेज 0 होती है कार्सिनोमा इन C2, ठीक है, उसमें जो सर्वाइवल होता है वो 5% हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जो स्टेज 0 होते हैं ना, अच्छा यहाँ पे हमने देखा कि आपके पास चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना वो हो जाती है बहुत सारे ट्यूमर्स में। T4 हम कहते हैं जब आपके पास चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट होता है कि T4 कहती कभी जब आपके पास चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और इसमें आप क्या करते हो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो सेंट्रल नोड में जाती है जो कि एक्सरा में होता है। सेंट्रल नोड बायोप्सी करके उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। फिर मैंने बताया कि मेटास्टेसिस जो होती है वो सिर्फ 5% ट्यूमर में जो न्यूरो डायग्नोस होते हैं डिटेक्ट होती है। फिर मैंने कहा कि स्टेज 0 जो होता है ना वो कार्सिनोमा 0 होता है, उसमें जो है सर्वाइवल होता है 95% होता है। जो स्टेज 1 होता है उसमें आपके पास कैंसर जो है वो स्मॉल है, ठीक है, और उसमें वो कहते हैं कि आपके पास फ्री ऑफ कार्सिनोमा है और बहुत ही कम माइक्रोमेटास्टेसिस होती है, ठीक है। और इसका जो 10 ईयर सर्वाइवल होता है ना वो 86% होता है। अब जो स्टेज 2 होता है ना उसमें हमने कहा कि लार्ज ट्यूमर होता है। अब तो वो कहते हैं यहाँ पे प्रोबेबली आई थिंक सो यही लिखा हुआ है कि स्टेज 2 में 3 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होता है। ऐसे है ना कि स्टेज 2 में 3 पॉजिटिव लिम्फ नोड्स होते हैं, यानी कि जो ये तीनों होंगे आपके पास स्टेज 2 में पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्सिलरी मोबाइल वाले, फिक्स वाले और ये वाले, ठीक है। N3A में रखना है कि A में आ जाएगा, एक आ जाएगा आपको यहाँ पे आ जाएगा IS, तो यहाँ पे आ जाएगा इंफ्राक्लेविकुलर, यहाँ पे इंफ्राक्लेविकुलर वाला आ जाएगा और सबसे नीचे वाला देखोगे यहाँ पे सुप्राक्लेविकुलर वाला, ठीक है, जो उसके यहाँ पे होता है ना B,
बी स्टैंड फॉर बोथ, ठीक है। और बोथ कौन से मैं अभी बताती हूँ, बोथ टू, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सुप्रा क्लेविकुलर वाले, बोथ टू आपके पास आ जाते हैं ये 2A भी और 2B भी। तो N1A जो होता है वो N1 जो होता है ना वो होता है एक्सरी मोबाइल एक्सरी नोट्स, ठीक है। N2A होता है आपका फिक्स एक्सरी नोट्स और N2B होता है आपके पास यहाँ पे मेमोरी इंटरनल मेमोरी नोट्स, ठीक है। N3A होता है इंट्रा क्लेविक नोट्स, N3B आपके पास यहाँ पे हो जाएगा बोथ फिक्स एक्सरी नोट्स एंड इंटरनल मेमोरी नोट्स, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे N3C आ जाएगा आपका सुप्रा क्लेविक नोट्स, ठीक है। उसके बाद मेटास्टेसिस होती है उसमें से आ जाएगा यहाँ पे M0 और M1। M0 मीन नो मेटास्टेसिस, M1 मीन डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ठीक है। तो स्टेज 2 में हमने बताया कि आपके पास ना ट्यूमर बड़ा हो जाता है, इसमें 3 नेफ्रॉन की नॉर्मल हो जाती है और आपके पास जो होता है ना सर्वाइवल जो रेट होता है वो आपके पास यहाँ पे पहले मैंने कहा था कि पहले आपके पास 86 होता है एक्चुअली, सबसे पहले जो होता है ना सर्वाइवल रेट 86 होता है। 86 कब होता है, 86 मैंने कहा था कि आई थिंक सो कार्सिनोमा इन सिटू में हमने बात की थी ना, 86 हमने कहा था कि आपके पास सर्वाइवल जो है वो स्टेज 1, एक्चुअली स्टेज 1 में आपके पास यहाँ पे इतना होता है। स्टेज 1 में जहाँ पे स्मॉल कैंसर होता है, माइक्रोमेटास्टेसिस बहुत कम होती है, वहाँ पे 86 होता है। उसके बाद स्टेज 2 में आपके पास जो सर्वाइवल होता है ना वो आपके पास यहाँ पे एक्चुअली 71 हो जाता है, पहले आपके पास यहाँ पे 86 होता है, ठीक है। अच्छा 86 होता है, 86 से 71 में जाता है स्टेज 2 में। उसके बाद कहा कि स्टेज 3 में क्या होता है कि ट्यूमर लार्ज साइज का जो होता है उसमें स्किन और चेस्ट वॉल पे इन्वॉल्व हो जाती है और हमने कहा था कि उसमें आपकी जो होता है ना वो 4 या पॉजिटिव लिम्फ नोड होते हैं। तो इसमें जो सर्वाइवल होता है वो आपके पास 54 रह जाता है। जो स्टेज जो होता है ना 4 उसमें क्या होता है कि आपके पास देखिए यहाँ पे ये स्टेज 1 है, ठीक है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। स्टेज 3 में आपके पास 54 होता है, स्टेज 4 में आपको जो सर्वाइवल होता है वो सिर्फ 11% रह जाता है। अच्छा जो ट्रिपल नेगेटिव और HER2 होता है ना वो यूजुअली आपके पास ब्रेन में जाके जो है ना वो मेटास्टाइज करते हैं और ब्रेन में आपके पास जो होता है ना इंटरलोबुलर जो इन्वेसिव लोबुलर होता है वो भी वहाँ पे मेटास्टाइज करता है, वो भी आपके पास यहाँ पे आपको सिनेरियो में हेडेक और नॉजिया वगैरह के एग्जांपल दिए होंगे। अच्छा यहाँ पे बताया हुआ कि जो ईयर पॉजिटिव आपके पास कैंसर होते हैं उनका जो सर्वाइवल का रेट होता है वो ज़्यादा होता है, ईयर नेगेटिव का कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि जब एवरेजली देखें तो आपके पास जो है ना वो पोस्ट डायग्नोसिस और बियॉन्ड जो है वो सिमिलर सिचुएशन रहती है। क्योंकि अगर कोई ईयर नेगेटिव केस है उसकी जो डेथ जो हो जाएगी वो तो डायग्नोसिस की विद इन 5 ईयर्स यूजुअली हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट हम करें भी नहीं तो यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता। लेकिन जो आपके पास ईयर पॉजिटिव भी केसेस होते हैं उनकी भी आप ट्रीटमेंट करते रहोगे। तो मैंने बता दिया कि आपके पास जो ईयर पॉजिटिव जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट जो है ना वो इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, ठीक है। तो बहुत सारी जितनी भी वुमेन होती है वो आपके पास जो अनट्रीटेड होती है उनकी 3 से 4 साल में डेथ हो जाती है। आजकल आपको पता है कि आप जो है वो ये एंटी कैंसर थेरेपी से टैमॉक्सिफेन से एरोमेटिस इनहिबिटर से उनको ट्रीट कर रहे हो। HER2 जो पॉजिटिव कैंसर होता है उनको भी टारगेटेड थेरेपी एंटी HER2 से दे रहे हो और भी ज़्यादा नई जो थेरेपीज देखी जा रही है डीएनए रिपेयर पाथवेज को इनहिबिट करने के लिए, मतलब जो डीएनए रिपेयर पाथवेज को इनहिबिट कर रही है जीन्स उनको इनहिबिट करने के लिए, आप ये एग को ब्लॉक करने के लिए जीन्स और जो इम्यूनिटी चेक पॉइंट्स होते हैं उनको भी ब्लॉक करने के लिए जीन्स देखी जा रही है।